दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी भूचाल मचा हुआ है, इस पर बात करते हैं। दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई ने ये कहा है कि सचिन वाझे जो कि गिरफ्तार हुए हैं अभी एनआईए के द्वारा, उन पर अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए वसूली करने का उनको टारगेट दिया था। ये है मामला, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, पहले इस मामले को समझ लेते हैं कि आखिर ये हालात अब जो पैदा हुए हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई है। दोस्तों, 25 फरवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मालिक मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया, उसके बाहर एक एसयूवी गाड़ी बरामद की गई जिसमें जिलेटिन की छड़ें थी। विस्फोटकों से लदी हुई ये एसयूवी थी। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है। 25 फरवरी को जब ये एसयूवी बरामद हुई, उसके बाद इस मामले की जांच शुरू की गई। जब ये जांच शुरू हुई तो ये सामने आया कि मनसुख हिरेन नाम के एक कारोबारी हैं, उनकी ये गाड़ी है। और ये भी बात सामने आई जब मनसुख हिरेन की ये गाड़ी होने की बात हुई कि ये गाड़ी चोरी हो गई थी। खैर, इस मामले की जांच शुरू हुई। मनसुख हिरेन को लेकर के तमाम जो भी पूछताछ थी वो शुरू हुई, लेकिन अचानक इसमें मोड़ तब आया जब 5 मार्च को, यानी इस घटना के ये एसयूवी मिलने के लगभग 10 दिनों के बाद 5 मार्च को मनसुख हिरेन का इनका शव जो है वो थाने के एक दलदली इलाके से बरामद किया गया। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। कारोबारी जो मृतक मनसुख हिरेन थे, उनकी पत्नी ने, जो एंटीलिया मामले की जांच कर रहे थे, जो गाड़ी बरामद हुई थी उसकी जांच कर रहे थे जांच अधिकारी सचिन वाझे पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने मनसुख हिरेन की हत्या की है। इसके बाद बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया, विपक्ष आक्रामक हो गया सरकार के ऊपर, और लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे सचिन वाझे का बचाव करने की कोशिश की गई। सचिन वाझे के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर हैं और इन्होंने कई सारे एनकाउंटर्स किए हैं और ये 17 सालों से निलंबित चल रहे थे। 2003 में एक मामले को लेकर के निलंबित चल रहे थे। इस बीच इन्होंने क्या किया कि अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया, पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, हालांकि वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। और 2008 में इन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद भी ये नौकरी में बने रहे, हटाए नहीं गए थे, सर्विस से ये हटाए नहीं गए थे। 2020 में शिवसेना के नेतृत्व में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी महाराष्ट्र में, तो इनको फिर से बहाल कर दिया गया 2020 में और क्राइम ब्रांच में इनको तैनाती दी गई थी। और ये जो एंटीलिया के बाहर जो गाड़ी मिली थी उसकी जांच ये कर रहे थे। तो ये घटनाक्रम था। इसी बीच मनसुख हिरेन की जब हत्या हो गई और इस पे बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा, इसी बीच केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस जांच को मुंबई पुलिस से लेकर के एनआईए को सौंप दिया। जांच शुरू हुई और उसके बाद सचिन वाझे भी जांच के दायरे में थे, हालांकि उन्हें उस समय तक पद से हटाया नहीं गया था। एनआईए ने अपनी जांच शुरू की, पूछताछ की और 13 मार्च को सचिन वाझे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में षड्यंत्र में उनकी भूमिका संदिग्ध पाते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद फिर जांच आगे बढ़ी। इस बीच बयानबाजियां चलती रहीं, लेकिन 17 मार्च को परमवीर सिंह, जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनको उनके पद से हटा दिया गया। दूसरे पुलिस कमिश्नर मुंबई के बना दिए गए। इससे कहीं ना कहीं यहां से कुछ खटका परमवीर सिंह के मन में, चूंकि वो बहुत विश्वस्त माने जाते थे सरकार के, लेकिन उनको जिस तरह से पद से हटाया गया और कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर पूरा इस मामले का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई, वहीं से कहानी में कुछ गड़बड़ी हुई और जिसका परिणाम रहा कि परमवीर सिंह ने 20 मार्च को सीएम उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा, लंबा चौड़ा लेटर लिखा 8 पेजों का, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कि वो सचिन वाझे को उन्होंने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था और इसके लिए लगातार वो दबाव बनाए हुए थे। ये खुलासा होने के बाद
फिर से एक बार हड़कंप मचा हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष अपनी आरोप लगा रहा है तो सत्ता पक्ष अपने तरीके से इस मामले की व्याख्या कर रहा है। ये है पूरा मामला जिसको लेकर के इस समय महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, ये अगर बात जो कि वैसे तो कहने में आती है कि सरकारों में भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी विश्वस्त हैं सरकार के, वसूली हो रही है, लेकिन खुल करके कभी ये बात इस तरीके से सामने नहीं आ पाई। यहां ये मामला इसलिए गंभीर हो जाता है कि पद पर बैठा हुआ एक वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी अगर सरकार के गृह मंत्री पर यह आरोप लगाता है कि वसूली का टारगेट पुलिस को दिया गया था, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। खुल करके देखिए, अगर कोई बात सामने आ जाती है तो इस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, बयानबाजियों तक ये बात सिमटी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इस मामले में कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, कोई बहुत बड़े चेहरों का खुलासा हो पाएगा, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। आप तमाम दूसरे राज्यों के उदाहरणों को देख सकते हैं कि इसी तरीके से खुलासे होते हैं, राजनीतिक दलों पर आरोप लगते हैं, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं वो इतने मजबूत होते हैं कि उन तक आंच नहीं आती। अधिकारियों और जो प्रशासनिक वर्ग है उस तक ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई का दायरा रह जाता है। और दोस्तों, ये मूर्ति भंजन का दौर है। मूर्ति भंजन यानी कि जो विपक्ष होता है वो सत्ता पक्ष में बैठे व्यक्ति की छवि को खराब करता है और जनता में एक धारणा पैदा करता है और उसके बाद वो सत्ता में आ जाता है। लेकिन सत्ता में आने के बाद जिसको लेकर के यदि कुछ हंगामा किया गया या जिसका मूर्ति भंजन किया गया हो, उसके ऊपर कोई बहुत कड़ी कार्रवाई की गई हो या वो फिर कानून के गिरफ्त में आया हो, ऐसा बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। ये जांच वांच का खेल चलता रहता है, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा एक्शन हुआ हो ऐसा देखने को नहीं मिलता। अपवाद के तौर पर अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम ले सकते हैं कि वो पता नहीं कैसे इस मामले में फंस गए, वरना बाकी राज्यों को अगर हम देखें तो बहुत कुछ अप्रत्याशित ऐसा होता हुआ नहीं दिखता और इस मामले में भी ऐसा कुछ होगा इसकी उम्मीद कम है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, राजनीतिक फायदे और नुकसान का खेल चलेगा और जब ये पूरा हो जाएगा इसके बाद ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ऐसा ही लगता है। खैर, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। एनआईए फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। हाँ दोस्तों, ये है कि इस पूरे मामले को लेकर के एक वेब सीरीज की पटकथा बहुत अच्छी तैयार हो रही है। उम्मीद है कि जल्दी ही एक कोई वेब सीरीज आएगी जो स्याह पहलू हैं इस कहानी के, जो भी ये उनमें थोड़ा पात्रों के नाम काल्पनिक बता करके एक कहानी आपके सामने परोसी जाएगी। आप उसका इंतजार कीजिए। दोस्तों, ये दुखद है, ये शर्मनाक है, लेकिन ये ऐसे ही चलता है, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो आप बस वेब सीरीज का इंतजार कीजिए और देखते रहिए कि अभी इस ड्रामे में और क्या क्या नए खुलासे होते हैं। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात आपके सामने मुझे रखनी थी। फिर मिलते हैं। नमस्कार।